Very good afternoon, my dear students, and welcome you all to the channel Productive Studies Social Science with Sheetal Ma'am for classes 9th and 10th. So आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी सेकंड बुक जो कि है सिविक्स डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, जिसमें हम आज फर्स्ट चैप्टर लेंगे। हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप छोटी क्लासेस से ये कॉन्सेप्ट करते आ रहे हो, लेकिन आज हम जिस तरीके से इसको पढ़ेंगे डेमोक्रेसी चैप्टर को, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, उससे आपका डेमोक्रेसी एक सिंपल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिर्फ ना होकर आपका नजरिया जो है डेमोक्रेसी को लेकर बढ़ेगा। इज इट क्लियर? क्योंकि हम इस चैप्टर में जो हमारा आज का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं डेमोक्रेसी को और ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्रीज के डिफरेंस को। इज इट क्लियर? कुछ कंट्रीज के एग्जाम्पल्स हम लेंगे जो एक्चुअली डेमोक्रेटिक है और कुछ कंट्रीज जो सिर्फ प्रिटेंड करती है डेमोक्रेटिक होना। उसके बाद हम जानेंगे डेमोक्रेसी के ट्रू फीचर्स क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, एंड देन उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो है ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को आपने अब तक एक सिंपलेस्ट फॉर्म में जाना है, जिसमें आप उसे डिफाइन करते हैं, इट इज अ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट विच इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। दिस डेफिनेशन इज वेरी वेरी करेक्ट। लेकिन अब जो आप डेमोक्रेसी को पढ़ोगे, आपका थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है, माइंड है, वो ब्रॉडर हो जाएगा विद रेफरेंस टू मीनिंग ऑफ democracy. So let us begin with the chapter first. What is democracy and why democracy? I'm not going to read this conversation over here, लेकिन आप ये conversation जरूर पढ़ोगे। ये conversation नॉर्थ ईस्ट के किसी स्कूल की है, जहां पर बच्चे आपस में डिबेट एंड डिस्कशन कर रहे हैं और उनकी टीचर भी पार्टिसिपेट कर रही है इस डिस्कशन में, एंड दे आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड हाउ इट हैज टू बी, कैसी होनी चाहिए, कैसी एक्चुअल में है, क्या इसको डेमोक्रेसी कहते हैं, क्या इसे डेमोक्रेसी कहते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन दैट इज गोइंग ऑन इन द क्लास, एंड अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे, यू विल बी सो एंग्रॉस्ड इन दिस कॉन्वर्सेशन कि आपको ऐसा लगेगा जैसे ये आपकी अपनी ही क्लास की कॉन्वर्सेशन है। क्लियर? सो आई एम लीविंग दिस फॉर यू पीपल टू रीड इट केयरफुली, और हम शुरू करेंगे अपना जो चैप्टर है डेमोक्रेसी का, वो एक सिंपलेस्ट ऑफ द डेमोक्रेसी की डेफिनेशन से, जो कहता है डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड, in which the rulers are elected by the people। बहुत ही छोटी सी, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन दी गई है कि डेमोक्रेसी वो होती है जहां पे रूलर्स को पीपल इलेक्ट करते हैं। इज इट क्लियर? लेकिन हमें एनालाइज करना है कि क्या ये डेफिनेशन पूरी है अपने आप में। सिंपली जहां पर लोग जनता सरकार को बना रही है, क्या उसे हम एक कंप्लीट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? इस एनालिसिस पे हम इसको हम एनालाइज करेंगे। दिस इज अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट। दिस डेफिनेशन अलाउज अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम द नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो ये डेफिनेशन हमें इस चैप्टर को शुरू करने के लिए एक बहुत बढ़िया स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये डेमोक्रेसी हमें ये डेफिनेशन हमें हेल्प करेगी डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज को अलग करने में। डेमोक्रेसी डेफिनेशन के बेसिस पे वो गवर्नमेंट है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहां पर सरकार को लोगों द्वारा चुना जाता है। इज इट क्लियर? हम इसमें इंडिया का एग्जाम्पल दे सकते हैं, बहुत अच्छे से इंडिया का एग्जाम्पल हम इसमें दे सकते हैं, अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और वैसे भी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जो है वो इंडिया में ही पाई जाती है। क्लियर? उसके कॉन्ट्राडिक्टरी अगर हम कहें कि कुछ ऐसी कंट्रीज जैसे कि म्यांमार है, या फिर डिक्टेटर लाइक नोशियो ऑफ चिली, एंड सऊदी अरेबिया में जो जिस तरीके से रूल किया जाता है, म्यांमार में आर्मी के दम पे गवर्नमेंट बनाई जाती है, लेकिन वो अपने आप को डेमोक्रेटिक कहलाते हैं। वैसे ही डिक्टेटर ऑफ चिली, नोशियो, he is truly dictator in his in practicing his power, right?
और दूसरे हाथ पे यहाँ पे कोई कोई बंदूक के दम पे सरकार नहीं बनाई जा रही है, लेकिन दे आर फॉलोइंग मोनार्कियल रूल, स्टिल आज भी फॉलो कर रहे हैं। बट मोनार्कियल रूल इसलिए नहीं वहां पे फॉलो किया जा रहा है क्योंकि लोगों ने उन्हें गवर्नमेंट बनने का हक दिया है, बल्कि इसलिए बिकॉज दे आर born into the रॉयल फैमिली। तो बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग born into the रॉयल फैमिली उनका हक है कि वो सरकार बनाएंगे। वो आज भी अपनी जो कंट्री है उसे रियासत कह सकते हैं, उस पे उनका ही रूल आज भी चलता है। तो म्यांमार का एग्जाम्पल, आप डिक्टेटर नोशियो का एग्जाम्पल, या फिर सऊदी अरेबिया का एग्जाम्पल, या फिर जर्मनी में किस तरीके से ट्रूली डिक्टेटरशिप को अप्लाई किया गया। जर्मनी में हिटलर को जरूरत नहीं थी किसी भी तरीके से लोगों की सरकार बनाने के लिए, राइट। आप नाजिज्म का चैप्टर अभी पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरीके से जर्मनी में गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश किया गया था। तो ये जो गवर्नमेंट के जो डेमोक्रेसी की हमें यहाँ से डेफिनेशन मिली है, ये ट्रूली हमें डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज को अलग करने में मदद करती है कि सिर्फ गवर्नमेंट या रूलर्स, पीपल अगर उनको चुन रहे हैं, इलेक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। ये डेफिनेशन अपने आप में, आप देखिए, दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडिक्वेट। ये डेफिनेशन अपने आप में नाकाफी है। This simple definition is not adequate. It reminds us that democracy is people's rule. But if we use this definition in an unthinking manner, कि people's rule है, public को सबसे ज़्यादा importance दी जाती है, तो जहाँ कहीं भी लोग वोटिंग करके अपनी सरकारें बना रहे हैं, हम उन सबको डेमोक्रेसी कहेंगे। तो आपको बहुत से ऐसे एग्जाम्पल आने वाले पैराग्राफ में मिलेंगे जहां पर आप इस बात से सहमत हो जाओगे कि सिर्फ पीपल्स रूलर्स को इलेक्ट करने मात्र से डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी नहीं होती। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? सो लेट अस मूव फर्दर. We have started with a simple definition that democracy is a form of a government in which the rulers are elected by people. ये सिंपल सी डेफिनेशन कि रूलर्स जो हैं वो लोगों द्वारा चुने जाते हैं। हम डेमोक्रेसी को ट्रूली इस डेफिनेशन से अगर डिफाइन करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं जिनके आंसर्स हमें पहले देने पड़ेंगे। हमें कुछ एक क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा इस डेफिनेशन को डेमोक्रेसी की ट्रू डेफिनेशन बनाने के लिए। Who are the rulers in this definition? Is it clear? कौन है यहाँ पर रूलर्स? किनको रूलर्स कहा जा रहा है? Which official must be elected for any government to be called a democracy? जो जिनको चुना जा रहा है उनके लिए कोई क्राइटेरिया है चुन के आने के लिए, या कोई भी उठ के इलेक्शंस लड़ सकता है? और कौन है रूलर्स जो सरकार का हिस्सा बनने जा रहे हैं? वो लोग कौन है, कहां से आए हैं? What kind of election constitute a democratic election? What conditions must be fulfilled for an election to be considered as democratic? Clear? इलेक्शंस तो बहुत सारी कंट्रीज में होते हैं। इलेक्शंस ऐसे भी देखे हैं जहां लोग अपनी मर्जी से वोट डालते हैं, लेकिन इलेक्शंस ऐसे भी देखे हैं जहां गन पॉइंट पे वोट डलवाए जाते हैं। तो क्या उस इलेक्शन को भी डेमोक्रेटिक कहा जा सकता है? Third question, who are the people who can elect the rulers or get elected as rulers? Should this include every citizen on equal basis? Can democracy deny some citizens this equal right? इसी चैप्टर में आप एक कंट्री ऐसी भी you will come across this example, ऐसा एग्जाम्पल आपको इसी चैप्टर में मिलेगा या नेक्स्ट चैप्टर में भी मिलेगा, जहां पर आप जानोगे कि इक्वल वैल्यू ही नहीं है एक वोट की। आप अगर वहां उस कंट्री में जाकर आप रह रहे हो तो आपको भी वोटिंग अधिकार दिया जाएगा, लेकिन आपके वोट की वैल्यू होगी 1, और जो उस कंट्री के लोकल रेजिडेंट्स है उनकी वैल्यू होगी 1 वोट इक्वल टू 10 वोट्स। तो क्या इस इलेक्शन को भी डेमोक्रेटिक कहा जा सकता है और उस कंट्री में बनने वाली सरकार को ट्रूली डेमोक्रेसी कहा जा सकता है? Finally, what kind of form of government is democracy? Can elected rulers do whatever they want in democracy?
और उसके बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमें ये आंसर करना है कि जिन लोगों को हमने चुन लिया वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ। अभी आप एग्जाम्पल्स इसमें देखोगे कि अपनी सहूलियत के लिए अपने आप को क्या कहेंगे उसे, अपने आप को अनअपोज्ड रखने के लिए उन्होंने किस तरीके से ऑर्डिनेंसेस निकाली, कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल के रख दिया अपनी कंट्री का। तो क्या इसे भी डेमोक्रेसी ही कहा जाएगा? तो वी नीड टू थिंक बिफोर simply declaring that democracy is a form of a government in which rulers are elected by the people. इतना सिंपल नहीं है सारा सिस्टम, और हम इस कॉम्प्लेक्स को सिंपलेस्ट फॉर्म तक लेकर जाएंगे। राइट, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब हमें जानना है इन ट्रू सेंस कि डेमोक्रेसी एक्चुअली है क्या। सो लेट अस गो ऑन टू योर चैप्टर, जो कि आपके चैप्टर बताएंगे, जो कि आपको बताएगा फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। नेटवर्क में क्यों प्रॉब्लम है आज? ओके, जस्ट सी दिस कार्टून हियर, व्हाट इज इट डिपिक्टिंग? कि डेमोक्रेसी तो हमने खड़ी कर दी, लेकिन हमने डेमोक्रेसी बंदूक के दम पर की है। तो क्या इसको भी डेमोक्रेसी कहा जाना चाहिए? यहाँ पे भी पीपल ही चूज कर रहे हैं गवर्नमेंट को, सो दिस शुड ऑल्सो बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी ओनली। सो वी नीड टू थिंक ट्वाइस, हमें 2 बार सोचना पड़ेगा। हम देखेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे पहले फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में सबसे जो फर्स्ट फीचर है दैट इज मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, कि जिनको लोगों ने चुनकर अपने रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा है, उनके हाथ में ये पावर होना चाहिए कि वो डिसीजंस ले पा रहे हैं। इज इट क्लियर? मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, जिनको हमने लीडर्स बनाया है अपना, वही हमारे लिए डिसीजंस लेंगे। नाउ लेट अस गेट इनटू दिस बेस्ट एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान। General Pervez Musharraf led a military coup in October 1919. 1 mark question, 1999 में इन्होंने मिलिट्री कॉप लीड किया। मिलिट्री कॉप क्या होता है? बिकॉज जनरल परवेज मुशर्रफ जो हैं वो अपने आप ही मिलिट्री लीडर थे, मिलिट्री के हेड थे, आर्मी के हेड थे पाकिस्तान में। तो इन्होंने एक षड्यंत्र रचाया, मिलिट्री षड्यंत्र रचाया, और इन्होंने जो दी देन गवर्नमेंट थी उस वक्त की, नवाज शरीफ की, उनको रातों रात गवर्नमेंट से, उनकी गवर्नमेंट को गिरा दिया और अपने आप को कंट्री का हेड जो है वो घोषित कर दिया। इज इट क्लियर? इसको कहते हैं तख्ता पलट करना, जो कि पाकिस्तान में बहुत कॉमनली होता रहता है। राइट, सो he overthrew democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. Later he changed his designation to president in 2002, held a referendum in the country that guaranteed him 5 years extension. पहले अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर दिया, उसके बाद उसने कहा कि चीफ एग्जीक्यूटिव क्यों, प्रेसिडेंट कंट्री का हेड होता है, तो अपने आप को उन्होंने प्रेसिडेंट ही घोषित कर दिया विद द हेल्प ऑफ रेफरेंडम। रेफरेंडम क्या होता है? एक तरह से पब्लिक ओपिनियन लिया जाता है, सिंपल यस और नो। अगर मेजॉरिटी यस में है तो उसे लॉ बना दिया जाता है, अगर मेजॉरिटी नो में है तो उसे ड्रॉप कर दिया जाता है, वो इनवैलिड हो जाता है। तो ऐसा ही रेफरेंडम इन्होंने कहा है कि ऐसा ही रेफरेंडम लिया गया, लेकिन जो मीडिया कहती है या ऑपोजिशन पार्टी कहती है, वो ये कहते हैं कि ये रेफरेंडम सिर्फ दिखावे का था या गन पॉइंट पे लिया गया रेफरेंडम था। क्लियर? Pakistan Media Human Rights Organization and Democracy activists said that the referendum was based on malpractices and fraud. In August, अभी आगे देखिए और क्या क्या कर रहे हैं अपने फेवर में। In August 2002, he issued a legal framework order that amended the Constitution of Pakistan. अभी एक ऑर्डिनेंस के थ्रू, एक टेम्पररी लॉ के थ्रू उन्होंने पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर डाला।
According to this order, the president can dismiss national and provincial assemblies. क्या बात है कि जो प्रेसिडेंट है उनको ये पावर दे दिया गया कि वो कभी भी नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली, दैट मीन्स नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट को कभी भी डिसमिस कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि वो खुद प्रेसिडेंट थे एंड ही वांटेड अनअपोज्ड अथॉरिटी इन हिज हैंड्स. After passing this law, elections were held to the national and provincial assembly. So Pakistan has had election, elected representative have some power, but the final power rested with military officers and General Pervez Musharraf. तो इस रूल के बाद वहां पे इलेक्शंस हुए, इज इट क्लियर? और लोगों ने सरकार को चुना भी, लेकिन अल्टीमेट जो अथॉरिटी थी वो प्रेसिडेंट के हाथ में थी और प्रेसिडेंट के साथ वहां पे रूल कर रही थी पाकिस्तान की आर्मी. इज इट क्लियर? Clearly, there are many reasons why Pakistan under General Pervez Musharraf should not be called democracy. तो क्या आप इन मैल प्रैक्टिसेस को जो डेमोक्रेसी के नाम पर हुई है, क्या आप उसको डेमोक्रेसी कहेंगे? यहाँ पर इलेक्शंस भी हुए, असेंबलीज भी बन रही है, नेशनल असेंबलीज भी बन रही है, स्टेट असेंबलीज भी बन रही है. जो लीडर्स चुन के आए हैं उनको कोई भी डिसीजन लेने का अधिकार नहीं है. और हमने जो पहला फीचर डेमोक्रेसी का किया था वो क्या था? मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स. तो क्या इसको भी डेमोक्रेसी कहा जा सकता है? इसीलिए डेमोक्रेसी के इस चैप्टर में हमने ये डिसाइड करना है कि कौन सी कंट्रीज हैं जो एक्चुअली डेमोक्रेसी है और कौन सी कंट्री है जो सिर्फ डेमोक्रेसी होने का दावा करती हैं और अंदरूनी तौर पे वो इस तरीके की मैल प्रैक्टिसेस करती हैं. इज इट क्लियर? सो let us focus on one of these. Can we say that the rulers are elected by people in Pakistan? Not quite. People may have been elected, they are represented to national or provincial assemblies, but those elected representatives were not really rulers. They cannot take final decision. The power to take decision ultimately lies with the president of the country, that is General Pervez Musharraf in this case. तो यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव चुन के आए हैं उनके पास कोई पावर नहीं है, वो किसी तरीके का डिसीजन नहीं ले सकते, कॉमन डिसीजन, ना फाइनेंशियल डिसीजन, ना किसी और तरीके के डिसीजन. तो फिर इसको हम डेमोक्रेसी कैसे कह सकते हैं? और वही केस आप देखोगे कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी वही होता है. कुछ कंट्रीज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अपना लेते हैं. अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का क्या मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो रहेगा लेकिन मोनार्क ही हेड होगा. तो क्या उनको भी हम डेमोक्रेसी कह सकते हैं? सो फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी क्या होना चाहिए? In democracy, the final decision-making power must rest with those elected by the people. This is your first feature of democracy in true sense. कि जिन लोगों को हमने चुना है उनके पास एक्चुअली पावर भी होने चाहिए डिसीजंस लेने के. क्योंकि आप चाहे कितना ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे काम कर रहे हो, अगर आपके हाथों में पावर्स नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते. आपकी कंट्री के प्रेसिडेंट, आपकी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, आपकी कंट्री के चीफ मिनिस्टर, आपकी कंट्री के एमपीज, आपकी कंट्री के एमएलएज, दे आर ऑफ नो यूज इफ दे डोंट हैव सर्टेन पावर्स इन देयर हैंड्स. सो हमारा फर्स्ट फीचर निकल कर आता है, इन डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज who are elected by the people. जिनको चुन के लोगों ने भेजा है उनके पास एक्चुअली पावर्स भी होने चाहिए, अदरवाइज वो सिर्फ कठपुतलियां हैं किसी के हाथ की जो सिर्फ उनके इशारों पर नाच रही हैं. इज इट क्लियर? फर्स्ट फीचर. सेकेंड फीचर कहता है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन. फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? क्या मतलब है इस बात का? इस लाइन का क्या मतलब है? फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन मतलब कि आपकी कंट्री में जो इलेक्शंस करवाए जा रहे हैं ना, वो फ्री होने चाहिए, वो फेयर होने चाहिए, वो किसी के दबाव में आकर नहीं होने चाहिए, उसमें कोई मैल प्रैक्टिसेस यूज नहीं की जानी चाहिए. जबकि चाइना भी अपने आप को डेमोक्रेटिक कहता है. तो लेट अस सी व्हाट चाइना हैज टू
share about their free and fair elections which take place in their country कि चाइना कितना डेमोक्रेटिक है in true sense. In China, elections are held after every 5 years for electing the country's parliament, called Congo Renin Diabo National People's Congress. The National People's Congress has power to appoint president of the country. It has nearly 3,000 members elected from all over the world, all over China. Some members are elected by the army. Before contesting election, candidate needs the approval of Chinese Communist Party. Only those who are members of the Chinese Communist Party or 8 smaller parties allied to it were allowed to contest election held in 2002 and 3. The government is always formed by Communist Party. Since its independence in 1930, मैक्सिको, ये मैक्सिको एग्जाम्पल है, हम चाइना के एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, तो चाइना का पैराग्राफ से हमें क्या पता चलता है कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से अगर आप बिलोंग करते हो या अगर आपकी एसोसिएशन है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से, तभी आप वहां के इलेक्शंस को जीतने की सोच रख सकते हो. इसका मतलब कैंडिडेट्स भी कम्युनिस्ट पार्टी ही डिसाइड करेगी कौन कौन इलेक्शन में खड़ा होगा, कौन कौन नहीं. और ऐसी 8 छोटी छोटी पार्टीज है जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से अलाइड है, जुड़ी हुई है. आप अगर उन 8 पार्टी में से किसी एक के मेंबर हो या चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हो, तभी आप इलेक्शन में जीतने की सोच रख सकते हो. अदरवाइज कम्युनिस्ट पार्टी और अलाइड पार्टीज आपको इलेक्शन जीतने नहीं देगी. लेकिन फिर भी चाइना अपने आप को डेमोक्रेटिक कहता है. तो क्या ये डेमोक्रेसी है जहां पर इलेक्शंस वोटर्स कैंडिडेट्स को फ्री एंड फेयर इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया जा रहा, जहां पे किसी और पार्टी के कैंडिडेट्स को इलेक्शन में उतरने ही नहीं दिया जाता, कम्युनिस्ट पार्टी ही कैंडिडेट्स की लिस्ट सिलेक्ट करेगी, तो क्या इस तरीके की गवर्नमेंट को भी डेमोक्रेसी कहना चाहिए? सो सेकंड फीचर है आपका. और मैक्सिको का एग्जांपल देख लेते हैं. Since its independence in 1930, Mexico holds election after every 6 years. हर 5 साल के बाद चाइना में भी इलेक्शन होते हैं, मैक्सिको में भी रेगुलर इलेक्शंस होते हैं और यहाँ पे प्रेसिडेंट चुना जाता है. द कंट्री हैज नेवर बीन अंडर द मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल, बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वाज वन बाय party, PRI party, that is Revolutionary Party. Opposition parties did contest election but never managed to win. PRI was known to use many dirty tricks to win election. All those who were employed in government offices had to attend its party meeting. Teachers, government, school used to force parents to vote for PRI party. Right? अब ये दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है मैक्सिको के बारे में कि यहाँ पे PRI पार्टी, देखिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे हर साल में, हर 6 साल में जो है रेगुलर इलेक्शन किए जाते हैं, बहुत अच्छी बात है. लेकिन उन इलेक्शंस का जो एक्चुअल फेस है वो क्या है कि जो PRI पार्टी है, रेवोल्यूशनरी पार्टी है मैक्सिको की, वो जो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, स्कूल के टीचर्स है, उनको फोर्स करते हैं कि वो इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग भी करेंगे. आपको पता होना चाहिए कि इलेक्शन कैंपेन जो है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इलेक्शन कैंपेन्स में का हिस्सा नहीं बन सकते, बिकॉज दे आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, दे हैव टू बी न्यूट्रल. इज इट क्लियर? तो वो किसी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. लेकिन यहाँ पे PRI पार्टी तो उनसे ही अपना कैंपेन करवा रही है. स्कूल में जब पेरेंट टीचर मीटिंग हो रही है तो स्कूल टीचर्स को कहा गया है कि PRI पार्टी के लिए आपने कन्विंस करना है पेरेंट्स को कि उनके लिए वोट डाले जाएंगे. क्लियर? मीडिया जो है PRI पार्टी के लिए फोर्सफुली मीडिया को उनके फेवर में प्रोपोगेंडा करने के लिए कहा जाता है और इलेक्शन भारी मात्रा में PRI पार्टी जो है वो जीत रही है. इज इट क्लियर? तो इस तरीके की मैल प्रैक्टिसेस से हम अब एक बड़े क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं कि इलेक्शंस तो यहाँ हो रहे हैं, चाइना में भी आपने देखा हर 5 साल में इलेक्शन हो रहा है, और मैक्सिको में भी आपने देखा हर 6 साल में प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो रहे हैं. लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये इलेक्शन फ्री, इम्पार्शियल और फेयर तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. तो इससे हमें मिलता है सेकंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि ये कहता है कि आपके जो इलेक्शंस हैं वो डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन
where those currently in power have fair chance of losing. बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के बारे में ये कह रहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तब होगा जब जो पिछले बार या करंटली जो रूल कर रहे हैं उनका एक फेयर चांस होना चाहिए कि इस बार वो इलेक्शन में हार भी सकते हैं। अगर गारंटेड ऑलरेडी उन्होंने अपनी विन जो है वो सिक्योर कर दी है मैल प्रैक्टिसेस से, जो वोटर्स है उनको फाइनेंशियली ल्योर करके, उनको पैसा देकर, उनको कैश एंड काइंड में ओब्लाइज किया जा रहा है, मीडिया प्रोपोगेंडा किया जा रहा है अपनी पार्टी के फेवर में, और दूसरी किसी पार्टी को इलेक्शंस में लड़ने नहीं दिया जा रहा है, कैंडिडेट्स ही अप्रूव एक पार्टी करती है पूरी कंट्री के लिए, तो क्या इसे फेयर एंड फ्री इलेक्शन कहा जा सकता है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन तब होगा जब सारे कंटेस्टेंट्स को ऑन इक्वल बेसिस इलेक्शंस लड़ने दिया जाएगा, और जो करंटली इस वक्त गवर्नमेंट का हिस्सा है वो हो सकता है कि अगले इलेक्शंस में वो हार जाएं। लोगों के ऊपर छोड़ना होगा कि लोग उन्हें दोबारा सरकार में चाहते हैं या नहीं, तब उसे कहा जाएगा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इज इट क्लियर? हमें दो फीचर्स मिल गए हैं डेमोक्रेसी के। वन इज that those who have been elected by the people, they should have the decision making power in their hands, and second is that free and fair elections पे आपकी डेमोक्रेसी बेस्ड होनी चाहिए, ताकि जो लोग करंटली पावर में है नेक्स्ट टाइम हो सकता है वो पावर में ना आए, तब कहा जाएगा ट्रूली डेमोक्रेटिक। थर्ड फीचर की तरफ हम चलेंगे। थर्ड फीचर हमारा है one person one vote and one value. Is it clear? one person one vote one value का क्या मतलब है? अडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज आपको पता है ना। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की रेफरेंस में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी कि 1947 के बाद आप देखिएगा कि जब हमारी सरकार ने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का रूल अपनाया, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री जो 18 इयर्स का हो चुका है और 18 इयर्स से अबव हैं, वो लोग वोट करने का अधिकार रखते हैं। सो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को 1947 में जब हम आज़ाद हुए उस वक्त पे द मोस्ट डेयरिंग स्टेप ऑफ द गवर्नमेंट माना जाता है। बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा रिस्क टेकिंग स्टेप था, क्योंकि आप देखो रिसेंटली हम पार्टीशन से निकले थे, पीपल वर इन ट्रॉमा, पार्टीशन का ट्रॉमा था, और लार्ज स्केल पीपल वर इलिटरेट, और इस टाइम पे लोगों के हाथ में एक पावर दे देना कि वो कंट्री की सरकार को चुनेंगे, ये बहुत ही रिस्क वाला स्टेप जो है 1947 के बाद हमारी गवर्नमेंट ने लिया। लेकिन ये स्टेप जो है मोस्ट फ्रूटफुल स्टेप बनकर और मोस्ट डेमोक्रेटिक स्टेप बनकर इंडिया के फेवर में इस यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज ने काम किया, एंड ईयर आफ्टर ईयर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर ही हम अपने इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं। और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज 18 इयर्स एंड अबव, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो एनी बेगर मूविंग ऑन द स्ट्रीट है, सबको इक्वल अधिकार देता है अपने वोट कास्ट करने के। दैट मीन्स कि आपके हर इंसान, मतलब चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे ऑफिसर है, चाहे पियोन है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, या कोई बिल्कुल आम आदमी है, हर वोट की इक्वल वैल्यू होगी। आप देखिए फिजी में या एस्टोनिया में, इन दोनों में से कोई कंट्री है, वहां पर क्या हो रहा है, मैंने पहले भी आपको ये एग्जांपल दिया कि इफ यू आर लोकल रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री, तो आपके एक वोट की वैल्यू इज इक्वल टू 10 वोट्स होती है। लेकिन अगर आप उनकी कंट्री में रह रहे हो तो आपके वोट की वैल्यू सिर्फ एक ही होगी। दैट मीन्स फॉरेन रेजिडेंट्स की वोट की वैल्यू एक होती है, लेकिन जो लोकल रेजिडेंट्स है उस कंट्री के, वहां पर उनके वोट की वैल्यू 1 वैल्यू इज इक्वल टू 10। सो दिस इज नॉट डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस अगेन। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, एक इंसान का एक वोट और उसकी एक जैसी ही वैल्यू होनी चाहिए। वो वोट चाहे प्रेसिडेंट कास्ट कर रहे हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर कास्ट कर रहे हैं,
चाहे कोई और कास्ट कर रहा है, उसकी वैल्यू इक्वल ही होगी. साइलेंट. Earlier, we read about how struggle for democracy was linked to demand for universal adult franchise. This principle has come to be accepted almost all over the world. Yet there are many instances of denial of equal right to vote. Until 2050, Saudi Arabia, women did not have the right to vote. Estonia has made citizenship rules in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get right to vote. And in Fiji, electoral system is such that the vote of an indigenous Fiji has more value than that of an Indian Fiji. Is it clear? तो ये बात जस्टिफाई हो गई कि सऊदी अरेबिया तो 2015 तक उन्होंने विमेन को वोटिंग राइट्स ही नहीं दिए हुए थे. एस्टोनिया में जो रशियन माइनॉरिटी है उनको दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट राइट टू वोट, उनको वोट टू राइट ही नहीं दिया जाता है. और जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया वो फिजी का है. फिजी में इंडिजिनियस फिजी जो होते हैं उसी कंट्री के जो लोग हैं उनकी वन वोट की वैल्यू 10 है, और जो इंडियन फिजी वहां रहते हैं उनकी वन वोट की वैल्यू 1 ही है. तो अगेन, कैन दिस बी कॉल्ड डेमोक्रेसी? क्या हम इसको डेमोक्रेसी बोल सकते हैं जहां पे इक्वल इंडिविजुअल के वोट की वैल्यू ही इक्वल ना हो? तो थर्ड फीचर हमें मिलता है यहां से. डेमोक्रेसी इज ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू. हर अडल्ट सिटीजन, अडल्ट मीन्स 18 अबव, हर 18 अबव जो सिटीजन है उसको वोटिंग राइट होना चाहिए, irrespective of the caste, irrespective of the gender, irrespective of the race, irrespective of the color, creed, no discrimination. चाहे वो रिच है, चाहे वो पुअर है, चाहे वो प्रेसिडेंट है, चाहे वो पियोन है, हर इंडिविजुअल को इक्वल राइट्स होने चाहिए वोटिंग के, और हर इंडिविजुअल की वैल्यू एक वोट की एक ही होनी चाहिए. दिस इज द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. Moving on to the next feature. The next feature of democracy is rule of law and respect of rights. That means कि आपकी कंट्री में लॉ के हिसाब से सब कुछ चलना चाहिए, और जो सिटीजन्स हैं उनकी राइट्स के रिस्पेक्ट हर सिचुएशन में बनी रहनी चाहिए. दैट मीन्स कि सिटीजन के राइट्स जो हैं वो उनसे किसी भी हाल में छुड़वाए नहीं जा सकते हैं. लेकिन अगर कंट्री में कोई इमरजेंसी हो, उस केस में सिटीजन्स के राइट्स को भी कर्टेल किया जा सकता है, लेकिन उसका भी कोई प्रोसीजर मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में कि किस तरीके से सिटीजन्स के राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन वो एक एक्सेप्शनल केस है. तो हमारा थर्ड फीचर क्या कहता है? रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स. राइट्स ऑब्वियसली राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, एंड रूल ऑफ लॉ मतलब कि लॉ के हिसाब से सब कुछ चलेगा. जो लॉ के हिसाब से गलत है वो रॉन्ग, और जो लॉ के हिसाब से सही है वो राइट. आपने देखा है ना, जो लॉ का, जस्टिस का जो स्टैच्यू बना होता है सुप्रीम कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में, या किसी भी जुडिशरी के ऑफिस में आपने देखा होगा, तो वो हमेशा आंखों पे पट्टी बंधे रहता है. व्हाट डज दैट सिंबलाइज? उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि जो कानून है उसकी आंखों में, मतलब पट्टी इसलिए नहीं बंधी कि वो देख नहीं पा रहा कि क्या गलत है क्या सही है, रादर ये कि उनके हाथ में जो मेजरिंग स्केल है, जो वेट है, वो इक्वल रखा जाता है, कि वो नहीं देख पा रहा कि इंसान सामने वाला रिच है या पुअर है, लेकिन उनके आगे सिर्फ जस्टिस जो है, इक्वालिटी टू एवरीबॉडी, चाहे फिर कोई रिच आदमी ने कोई क्राइम किया है या पुअर ने क्राइम किया है, सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, सबको एक ही तराजू में तोला जाएगा. इज इट क्लियर? सो रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स. अब आप देखेंगे कि जिम्बाब्वे में जो एक ज़ैनू पीएफ करके पार्टी थी रॉबर्ट मुगाबे की, माइनॉरिटी, वाइट माइनॉरिटीज के अंडर था जिम्बाब्वे. 1950 आई थिंक, यस 1980 में इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस गेन की वाइट माइनॉरिटी से, और तब से जिम्बाब्वे के जो प्रेसिडेंट है वो रॉबर्ट मुगाबे बनते रहे. अब रॉबर्ट मुगाबे जब फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बने तो वो लोगों के
मत के साथ बने, पीपल के सपोर्ट के साथ बने, लोगों के सपोर्ट के साथ बने। लेकिन उसके बाद वाले इलेक्शंस में जिस तरीके की मैल प्रैक्टिसेस उन्होंने प्रैक्टिस करनी शुरू की, उससे आप देखिए कि क्या हुआ। रॉबर्ट मुगाबे रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस, इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वन बाय जेनू पीएफ पार्टी, राइट। एक बार इंडिपेंडेंस के बाद वो प्रेसिडेंट बन गए, लेकिन उसके बाद जब भी इलेक्शंस होल्ड किए जा रहे थे आफ्टर एवरी 5 years, तो हर बार रॉबर्ट मुगाबे ही इलेक्शंस में जीतते थे। ओवर द years, his government changed the constitution several times to increase the power of the president and to make him less accountable। के कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दिया जाता था बाद में, जब वो प्रेसिडेंट बने रहे उस टाइम पे, बाद में जितने भी टर्नओवर रहे उसमें उन्होंने कितनी बार कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया और अपनी अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही, अपनी जवाबदेही को खत्म कर दिया कि जो प्रेसिडेंट का मन करेगा प्रेसिडेंट वो रूल एंड रेगुलेशन बना सकते हैं और उसके लिए प्रेसिडेंट की किसी की तरफ कोई जवाबदेह नहीं है, प्रेसिडेंट को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशन को इस हिसाब से अपने फेवर में मोल्ड कर दिया गया, राइट। ऑपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हैरेस्ड एंड देयर मीटिंग्स वर डिस्टरप्टेड, पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड इलीगल। क्या क्या हुआ कि ऑपोजिशन पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनको हैरेस किया गया, जहां भी उनकी मीटिंग्स होती थी उनको डिस्टर्ब कर दिया जाता था, एंड देन किसी तरीके का भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, मतलब जो दी देन गवर्नमेंट है, जो उस वक्त रॉबर्ट मुगाबे की गवर्नमेंट थी, उसके अगेंस्ट किसी भी तरीके की कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी अपोजिशन उसको बर्दाश्त नहीं किया जाता था। मीडिया में सिर्फ वही छापा जाता था जो प्रेसिडेंट के फेवर में होता था, और इस तरीके से इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेस को भी छीन लिया गया। हैरिस दोज जर्नलिस्ट हु वेंट अगेंस्ट हिम, कोई भी जर्नलिस्ट अगर मुगाबे के खिलाफ लिखता था तो उनको भी हैरिस किया जाता था। मतलब हर तरीके से जो है डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई जा रही थी यहाँ पर। तो क्या अब हम इसको भी डेमोक्रेसी कह सकते हैं? क्योंकि इलेक्शंस तो यहाँ पर भी हो रहे हैं, चाहे कितनी ही मैल प्रैक्टिसेस से हो रहे हैं। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू डिसाइड कि इलेक्शंस का होना मात्र डेमोक्रेसी नहीं कहलाता। The government ignored some courts judgments that went against it and pressurized judges. He was forced out of his office in 2017. आप देखिए, जज जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं, और प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट के बाद ही इज नॉट इवन आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ने जज की पावर को इतना सुप्रीम बनाया है, इतना पावरफुल बनाया है कि जो इंसान जज को अपॉइंट कर रहे हैं, ओथ दिला रहे हैं, जज बनने के बाद आप उनको भी आपकी जवाबदेही खत्म हो जाती है। इज इट क्लियर? ये किस लिए किया गया है? ताकि वो इम्पार्शियल, बिना किसी प्रेशर के काम कर सके। लेकिन यहाँ पर मुगाबे ने क्या किया? यहाँ पर आप मुगाबे का देखिए कि इन्होंने जज को ही ऑफिस से निकाल दिया ऑन 2017, क्योंकि कुछ केसेस में जज ने मुगाबे के अगेंस्ट वर्डिक्ट दिया था। So the example of Zimbabwe shows that popular approval of the ruler is necessary in democracy, but it is not sufficient. Popular government can be undemocratic, popular leaders can be autocratic. If we wish to assess a democracy, it is important to look at the election, but it is equally important to look at before and after the election. तो जरूरी नहीं है कि हर बार वो लीडर जिनको लोगों ने चुन कर भेजा है वो हमेशा सही काम ही करेंगे, वो हमेशा अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल रहेंगे अपने काम के लिए। वो एक बार पावर में आएंगे तो वो पावर को अपने हिसाब से तोड़ते मरोड़ते हैं। इसलिए इलेक्शंस के पहले और इलेक्शंस के बाद दोनों का ही माहौल का सही होना जरूरी है। अगर इलेक्शन से पहले इक्वल कंटेस्टेंट्स, किसी भी कैंडिडेट को इलेक्शन कंटेस्टिंग पावर, पब्लिक के पास चॉइस टू चूज फ्रॉम मल्टीपल कैंडिडेट्स, तो इलेक्शन के बाद ऑपोजिशन का स्ट्रांग होना भी बहुत जरूरी
है, ऑपोजिशन की प्रेजेंस भी बहुत जरूरी है अगर आप ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्री चाहते हो तो। There should be sufficient normal room for normal political activity, including political opposition, in the period of elections. This requires that states should respect some basic rights of the citizen. They should be free to think, to have opinion, to express these in public, to form association, to protest and take others political action. Everyone should be equal in eyes of law. These rights must be protected by an independent judiciary whose orders are obeyed by everyone. We will read about this in next chapter. So bottom line क्या है इस सारे पैराग्राफ की, कि आपकी कंट्री में लॉ इतना स्ट्रांग होना चाहिए और आपके कंट्री में सिटीजन्स के जो राइट्स है उनकी हर कंडीशन में मतलब उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वंस द पर्सन इज वोटेड इनटू द पावर तो वो उसके बाद पावर को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। सिटीजन्स को जो राइट्स उनके अधिकार में हक में हैं, जो उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में है, वो राइट्स तो दे दो सिटीजन्स को, बाकी के राइट्स जो है उनके सस्पेंड कर दिए जाए या उनसे छोड़ दिया जाए। तो कंट्री का माहौल इस तरीके का होना चाहिए कि सिटीजन्स शुड बी फ्री टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, प्लस सिटीजन्स शुड बी फ्री टू क्रिटिसाइज the wrong policies of the government. They should be able to express their opinion publicly on a public platform. And सबसे important कि प्रेस जो है वो टोटली फ्री होनी चाहिए ताकि वो ट्रूथ को सामने रख सके, बजाय कि मैन्युपुलेशन करके गवर्नमेंट के फेवर में ही हमेशा बोलती रहे। उसके साथ साथ एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना बहुत जरूरी है जो किसी के प्रेशर के अंडर काम नहीं करेगी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब है इम्पार्शियल तरीके से जस्टिस लोगों को प्रोवाइड की जानी चाहिए। देयरफॉर हम नेक्स्ट अपना फीचर जो है वो पाते हैं डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा सेट किए गए लिमिट्स में काम करती है और सिटीजन्स के राइट की रिस्पेक्ट करती है हर हाल में, एक्सेप्ट फॉर इमरजेंसी। इमरजेंसी में आपको पता है कि फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनको सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन दैट इज ओनली इन एक्सेप्शनल केस कि अगर कंट्री पे कोई फॉरेन एग्रेशन का थ्रेट है तो उस केस में सिटीजन्स के राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन वो सिटीजन्स को भी समझ में आ रहा है ना उस वक्त कि इस वक्त एक्सेप्शनल कंडीशन है, लेकिन अगर सिटीजन्स को अपना ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करने दिया जा रहा, देन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, उनकी गलत पॉलिसी के बारे में बोल नहीं सकते, तो दैट इज नॉट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। आई होप आपका नेक्स्ट फीचर भी क्लियर है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो उन लिमिट्स के बीच में काम करती है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाए हैं। अब आप देखिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने सारे प्रोविजन ले डाउन किए हैं कि किस तरीके से किसकी अपॉइंटमेंट होगी और किस तरीके से वो काम करेंगे, लेकिन अब अगर प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल दे अपने फेवर में तो दैट इज नॉट डेमोक्रेसी। अमेंडमेंट का प्रोसीजर है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, वो उस केस में इफ एनी सर्टन लॉ जो उस वक्त बना था लेकिन आज उसकी मतलब ज़रूरत नहीं है या वो आज एप्लीकेबल नहीं है तो उसे अमेंड करने का प्रोसीजर है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अपने हिसाब से बदल दिया जाए, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। इज इट क्लियर? सो वी हैव गॉट ऑल द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। लेट अस जस्ट सी क्या क्या फीचर्स हमने इसके पढ़े हैं अब तक। डेमोक्रेसी इज नंबर 1 फीचर क्या है? My internet connection is slow today little bit. So what does democracy says कि democracy के फीचर क्या होते हैं? Major decisions by elected leaders. No, हम इसके बजाय हम इस फीचर के साथ चलेंगे that in democracy the final decision making power must rest with those who have been elected by the people. Second feature है हमारा, a democracy must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing. कि जो इस वक्त पावर में है
हो सकता है वो इलेक्शन हार जाए और अगली बार पावर में नहीं हो, और जो पावर में नहीं है वो पावर में आ सके, उनको कहा जाएगा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। नेक्स्ट है, इन डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव one vote and each vote will have one value, that is one person one vote and one value। और हमारा जो लास्ट फीचर है वो ये कहता है कि डेमोक्रेसी उसे कहा जाता है जहां पर गवर्नमेंट रूल करती है विद इन द लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर टू बी रिस्पेक्टेड। इज इट क्लियर? ये डेमोक्रेसी के कुछ एक बेसिक फीचर्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। लेट अस समराइज दिस। Democracy is a form of a government in which the rulers are elected by the people. We found this definition was not adequate unless we explained some key words used in, and through the series of examples we worked out 4 features of democracy जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। आई होप आपको आपका फर्स्ट टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया है, जिसमें हमने जो फीचर्स दिए हुए हैं उनको विद एग्जाम्पल प्रैक्टिकली जो रियलिटी में कुछ कंट्रीज में हो रहा है उनके कंट्रास्ट में हमने एनालाइज किया है कि ज्योग्राफी में डेमोक्रेसी के क्या फीचर्स होने चाहिए।